यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का 29 नंबर जो हमारा मेंटरशिप टेस्ट है, जो डेली टेस्ट होता है क्लास का, ठीक है, ये हमारा 29 नंबर है, राइट। तो यहाँ से 29 टेस्ट देखेंगे और 28 तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 29 को। उससे पहले यहाँ पर देखो, अभी PT 365 हमारी 3 कवर हो गई, ठीक है। अभी चौथी आज इवनिंग तक आने वाली है, जब मॉर्निंग में आ जाएगी, तो वहाँ से इसको स्टार्ट यहाँ पर हिंदी वाली कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मिनी टेस्ट चल रहा है, विजन है इसका, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, राइट। और एक जो टेस्ट है आपका दृष्टि का चल रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद अभी विजन का जो लेटेस्ट टेस्ट है वो भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जो फुल टेस्ट रहता है 100 क्वेश्चन वाला। अभी तो 50 क्वेश्चन का चल रहा है, अभी 100 क्वेश्चन वाला मैं बाद में लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे कि आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपको थोड़ा सही लगेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, राइट। पहला स्टेटमेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। पहला क्या होगा, एकदम करेक्ट है, सही है, क्योंकि हमारा 1875 में आप ये स्थापित किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना, पहला करेक्ट। दूसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत में पहली बार स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू की थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। नेशनल जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, इसने भारत में पहली बार स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू की थी। तीसरा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड शेयर बाजार परिचालन को विनियमित करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेबी, ठीक है। तो क्या सेबी क्या है, सेबी वाला भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सेबी ने जो हमारा अधिनियम है, उस अधिनियम 1992 के तहत स्थापित हमारा ये, ठीक है। भारत में प्रतिभूति बाजार का यहाँ पर नियामक है, तो हमारा इसके तीसरा स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके मुख्य जो हमारे कार्य उसमें निवेशकों के हित की रक्षा करना, बाजार विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, इसके 3 हमारे क्या होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं। तीनों काम आपको याद, इसको पता होना चाहिए क्या होते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ से हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, डी। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, वे म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन नियमित शेयर की तरह जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज उन पर यहाँ पर कारोबार होता है इनका, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हमारे जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये पूल किए गए जो हमारे निवेश हैं, इनकी प्रतिभूतियाँ जो म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करती हैं, हालांकि वे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होते हैं और स्टॉक के समान यहाँ पर बाजार द्वारा विनियमित यहाँ पर कीमतों पूरे दिन यहाँ पर व्यापार करते हैं। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, सक्रिय रूप से जो हमारे प्रबंधित म्यूचुअल फंड की तुलना में इनका व्यय अनुपात कम होता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो समानता बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करने के बजाय इंडेक्स पर जो नजर रखने वाले सक्रिय प्रबंधन है उसका अनुसरण करते हैं, और हमारा वी सक्रिय रूप से प्रबंधित जो म्यूचुअल फंड है उसकी तुलना में कम प्रबंधक जो शुल्क है उस पर इसका वहन करते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वी केवल स्टॉक सूचकांक पर नजर रख सकते हैं और अन्य सब जो हमारे परिसंपत्ति जिसके वर्गों में निवेश नहीं कर सकते। तीसरा हमारा गलत होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बहुमुखी निवेश करने का साधन है, ठीक है। ये बोले निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गलत होगा, क्योंकि ये हमारा बहुमुखी निवेश का साधन है और ये स्टॉक हमारे जो है इंडेक्स, इसके अलावा अन्य परिसंपत्ति के वर्गों जैसे कि बॉन्ड, कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी मतलब हमारा क्या है, जैसे गोल्ड आ सकता है, ठीक है, और हमारे जो सेक्टर होते हैं विशिष्ट सूचकांक पर, इस पर निवेश रख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, पहला और दूसरा, सी। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक ऐसा मंच है जहां निवेशकों के बीच मौजूदा प्रतिभूति का कारोबार किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है, क्योंकि द्वितीयक बाजार जो वह जगह है जहां निवेशक पहले से जारी प्रतिभूति स्टॉक और बॉन्ड को आसपास में खरीदते हैं और बेचते हैं। ये ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो और भी यहाँ पर रन हो सकते हैं, ठीक है, ये होते हैं, ये ओवर द काउंटर जो मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म है उस पर यहाँ पर ये कारोबार करते हैं, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जारीकर्ता कंपनी द्वितीयक बाजार में लेनदेन से सीधे निधि प्राप्त करती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि द्वितीयक बाजार में निवेशक के बीच लेनदेन होता है, ठीक है, निवेशक के बीच क्या होगा, लेनदेन होगा, और जारीकर्ता कंपनी को इन ट्रेड्स जो होते हैं इस पर कोई निधि प्राप्ति में नहीं होती है। ये पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता चाहूँ, वो पॉइंट आप याद कर, बोलते हैं ना इकोनॉमिक थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक के मैं जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में कराता जाऊंगा वो चीज आपको की पॉइंट पकड़ते जाना, मैं क्या क्या बोलता हूँ, ठीक है। उसमें क्या, इसमें बोला ट्रेडों में कोई निधि प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, और कंपनी को पूंजी जो प्राथमिक बाजार है उसमें प्रतिभूति के जो प्रारंभिक जारीकरण है उसके दौरान यहाँ पर ये जुटाई जाती है, ठीक है, ना कि यहाँ पर इससे बाजार से प्राप्त होती है। तो हमारा ये गलत हो गया, दूसरा, पहला सही है। आंसर पूछा क्या है, सही कौन सा है, तो केवल एक। आगे देखते हैं चौथा नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक वित्तीय साधनों जैसे कि ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार है जो अल्पावधि ऋण साधनों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और समानता 1 वर्ष या उससे जो कम परिपक्वता है उसकी अवधि के लिए यहाँ पर जो मुद्रा बाजार है उसके आम साधनों के लिए ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, ठीक है, वाणिज्यिक पत्र, ये सब के लिए यहाँ पर पुनर्खरीद शामिल होता है। सेकेंड, पूंजी बाजार इक्विटी साधन तक सीमित है तथा बॉन्ड जैसे ऋण साधन इससे बाहर रखा गया है। सेकेंड आपका गलत होगा, क्यों? क्योंकि पूंजी बाजार में वित्तीय साधनों की एक हमारी विस्तृत श्रृंखला है, इसमें इक्विटी और ऋण यहाँ जो प्रतिभूति है वो दोनों यहाँ पर शामिल हैं, यहाँ पर बाहर नहीं रखा गया। तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक यहाँ पर सही है हमारा। 5वां क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला, डेरिवेटिव्स अपना मूल अंतर्निहित परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, कमोडिटी, मुद्रा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो डेरिवेटिव होते हैं इनका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य से उतार चढ़ाव यहाँ पर निर्धारित किया था, जिसमें हमारी इक्विटी, कमोडिटी जो हमारी मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा बाजार की जो दर है वो, ठीक है, बाजार सूचकांक शामिल हो सकते हैं। जो डेरिवेटिव्स हैं इसके समान प्रकार हमारे फ्यूचर्स में ऑप्शन, फॉरवर्ड और स्वैप यहाँ पर शामिल होते हैं। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, डेरिवेटिव बाजार में हेजिंग का उपयोग मूल्य के उतार चढ़ाव में जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि हेजिंग अंतर्निहित परिसंपत्ति में संभावित नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर इसको बाजार में शामिल करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत में वित्तीय नियामक द्वारा डेरिवेटिव में जो सट्टा व्यापार प्रतिबंधित है ना? क्या बोला है? भारत में जो वित्तीय जो नियामक हैं उनके द्वारा डेरिवेटिव्स में जो सट्टा है ये व्यापार क्या होगा? प्रतिबंधित होगा। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत में जो डेरिवेटिव सट्टा व्यापार प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि भारतीय प्रतिभूति विनिमय जो सेबी है और भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा आरबीआई है, ठीक है, सेबी और आरबीआई जैसी जो नियामक संस्था है इन्होंने अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने तथा उसको निवेशक को सुरक्षा के उपाय के लिए यहाँ पर रूल लागू किए हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पर ये प्रतिबंधित है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 1 और 2, सी नंबर। छठा नंबर देखते हैं। जैसे छठवां नंबर है, भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक ऐसा मंच है जिससे सामाजिक उद्यमों को इक्विटी और ऋण के जो उपकरण है उसके माध्यम से निधि एकत्रित करने की सहायता करने हेतु डिजाइन यहाँ पर किया गया है, राइट। पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी और गैर लाभकारी हमारे जो संगठन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनपीओ वो, और जो लाभकारी सामाजिक हमारे उद्यम होते हैं एफपीएससी, ठीक है, ये सही हमारे जो सामाजिक उद्यम है उसके लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, ताकि क्या है कि इक्विटी जो है और ऋण ये हमारे म्यूचुअल फंड जैसी जो इकाइयाँ हैं वो जैसे जो विभिन्न वित्तीय साधन है उसके माध्यम से निधि एकत्रित यहाँ पर की जा सके, ठीक है। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में केवल गैर लाभकारी संगठन एसएससी में सूचीबद्ध के पात्र होंगे, ठीक है। सेकंड हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में एसएससी, एनपीओ और एफपीएसई दोनों के लिए यहाँ पर खुला है, ठीक है, ये सब के लिए यहाँ पर क्या है? खुला होगा। और मानदंड जो हमारी पात्रता मानदंड है इसमें प्राथमिक सामाजिक इरादे का जो प्रदर्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो गतिविधि है वो शामिल होंगी, ठीक है। सेकंड हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, एसएससी में सूचीबद्ध सामाजिक उद्यम को वार्षिक लेखा परीक्षण के माध्यम से सामाजिक प्रभाव की घोषणा करना आवश्यक होता है, ठीक है। तीसरा क्या? तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा एसएससी जो है ये सूचीबद्ध सामाजिक उद्यम को अपने सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नियमित जो सामाजिक ऑडिट करने की आवश्यकता होती है। तो हमारा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी स्टेटमेंट, यहाँ से सही हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है तो 1 और 3 करेक्ट है। यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय बाजार साधनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। इनमें से कितने आपके सही हैं ये बताना है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे साधन दे रखा है और यहाँ पर विशेषता दे रखी है। पहला देखते हैं, ट्रेजरी बिल जो हमारा होता है ये छूट पर जारी किया जाता है और अल्पकालिक ऋण यहाँ पर उपलब्ध कराता है, ठीक है। जैसे कि हमारा 91 दिन, ठीक है, और 182 दिन और 364 दिन, ठीक है, इतने दिन के लिए यहाँ पर क्या ये जो हमारा ऋण है इसकी आपको उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? वाणिज्यिक पत्र हमारा ये एक असुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन है जिससे वित्तीय जो हमारे संस्थान हैं उसके निगमों द्वारा यहाँ पर पेरोल दे जो हमारे खाते हैं उनकी जो इन्वेस्टी है उसमें यहाँ पर अल्पकालिक देनदारी को यहाँ पर पूरा कर देता है, ठीक है। ये सेकंड बात आपकी यहाँ पर करेक्ट बोल रहे हैं। तीसरा, जमा प्रमाण पत्र क्या होता है? जमा प्रमाण पत्र वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय जो वित्तीय संस्थान है उनके द्वारा व्यक्ति और निगम के द्वारा यहाँ पर संस्थाओं को जारी करने वाली जो सावधिक जमाएँ हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ की तरलता को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। प्रारंभिक जो सार्वजनिक प्रस्ताव ये क्या होता है? ये जो है उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को पेश करती है, ठीक है, जिससे क्या वह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने में कंपनी बन जाती है और प्राथमिक बाजार यहाँ पर प्राथमिक बाजार में जो होता है वो यहाँ पर
पहले से ही प्रतिभूति होती है उसके व्यापार के लिए यहाँ पर द्वितीयक बाजार के रूप में शामिल करती है। ठीक है, ये बाजार में पहले से जारी प्रतिभूति को व्यापार करती है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ये हमारा होता है जो प्रारंभिक जो हमारे प्रस्ताव हैं इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें हमारा जो निजी कंपनी है वो पहले अपने बार जो शेयर है उसको पेश करती है पहली बार। ठीक है, हमारा ये गलत हो जाएगा। चौथा, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सिर्फ हो जाएगा 2 स्टेटमेंट, पहला और दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में। अभी तक देखो सेबी के बारे में हम लोगों ने ऊपर जो हमारे स्टेटमेंट थे वहाँ पे अंदर मैंने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरा क्वेश्चन सेबी का दे दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। पहला है इसका प्राथमिक कार्य निवेशकों की सुरक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाजारों की विनियमित करना। सेम स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था जो स्टेटमेंट का डिस्कस कर रहा था वहाँ पे। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ से ये भारत में इक्विटी और कमोडिटी दोनों बाजारों में नियंत्रित करता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड पे हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी शुरुआत में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन भारत में कमोडिटी बाजार को विनियमित कर किया। हालांकि 2015 में जो हुआ था उसके बाद में इसका एफएमसी का सेबी में विलय कर दिया था, जिससे क्या है इक्विटी और कमोडिटी जो डेरिवेटिव्स थे दोनों बाजारों को यहाँ पर विनियमित करने लगा था। तो दोनों हमारे करेक्ट होगा। तीसरा, ये इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी के लिए दंड लगा सकता है। ठीक है, तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है क्योंकि जो सेबी है इसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियाँ भी हैं जो इसे पूछताछ करने के निर्णय जो पारित करना और इनसाइडर की जो ट्रेडिंग है, ठीक है, बेदी व्यापार है, धोखाधड़ी है, ये सब के लिए यहाँ पर जुर्माना भी लगा सकता है। ठीक है, आपसे बोलेगा स्टेटमेंट एक और दे देता है यहाँ पर चौथा, या फिर इसको उठा के दूसरा स्टेटमेंट दे देता है कि जो हमारा सेबी है जो हमारे धोखाधड़ी है उसके लिए यहाँ पर कोई रूल यहाँ कानून नहीं बना सकता, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, तो क्या गलत हो जाता है क्योंकि उसके पास रूल बनाना ये सब करने की थोड़ी शक्ति दी गई है। ठीक है, हमारी अर्ध न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं। राइट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे तीनों आंसर इसके करेक्ट हैं, 1 2 3, तो आंसर डी। जैसे 9वां नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन जो हमारा है एफआरबीएम उसके बारे में विचार करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके जो राजकोषीय अनुशासन है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये अधिनियम वार्षिक बजट के साथ साथ मध्यम अवधि राजकोषीय जो हमारी नीति है उसके वक्तव्य को प्रस्तुत करने का आदेश देती है। ठीक है, सेकंड में हमारी करेक्ट है क्योंकि जो हमारी एफआरबीएम है इसके अधिनियम के तहत सरकार को वार्षिक बजट के साथ साथ जो मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति है उसको यहाँ पर कई दस्तावेज यहाँ पर पेश करने के आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं जो राजकोषीय संकेतक उसके लिए 3 जो वर्षीय रोलिंग प्लान है उसके यहाँ पर जो रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो राजकोषीय समेकन के लिए यहाँ पर रोड मैप प्रदान करेंगे। ठीक है, दोनों हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कोविड-19 जो महामारी थी उसके दौरान सरकार द्वारा अधिक उधार लेने के लिए राजकोषीय घाटे को लक्ष्य को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा कोविड-19 जो महामारी थी उसके कारण एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए थे। महामारी के कारण राजस्व में जो कमी आई थी और व्यय प्रतिबद्धता में वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या एफआरबीएम अधिनियम में जो हमारे उल्लिखित जो राजकोषीय लक्ष्य हैं वो क्या पार हो गए थे, तो इस वजह से क्या है हमारा यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। तो तीनों हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय स्टेटमेंट क्या बोले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय लिखा है, कुछ ऐसा करके लिखा है। ठीक है, राजकोषीय नीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा है राजकोषीय नीति से तात्पर्य राजकोषीय नीति हो गया। ठीक है, यहाँ पे सा नहीं है, ये राजकोषीय नीति ही है, जिसमें से कौन सा जो कथन है जो राजकोषीय नीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का। ये करता है सरकारी जो राजस्व है उसके व्यय के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नियोजित रणनीतियाँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। ठीक है, तो 10वें का बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति के कुछ प्रकार भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो आपका यहाँ पर आर्थिक मंदी के दौरान यहाँ पर उपयोग की जाती है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, इसमें मांग को बढ़ाने के लिए जो हमारा आर्थिक विकास है उसको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर सरकारी व्यय में वृद्धि करना यहाँ पर और इन करों के यहाँ पर कटौती करना भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये फिर आपको यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट इसके पता होना चाहिए राजनीति के प्रकार जो थे इसके। आगे देखते हैं, 10वें का बी थे यहाँ से। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय भारत की बीमा उद्योग को नियंत्रित करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 11 का हो जाएगा। IRDAI रिटाई यहाँ पर इसका जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विनियामक जो और विकास प्राधिकरण है जो IRDAI भारत में बीमा तथा पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार जो हमारा वैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखना है वैधानिक निकाय ना कि संवैधानिक। ठीक है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 11 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का उदाहरण है, राजस्व व्यय का उदाहरण में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जो 12 नंबर इसका हो जाएगा ये होगा सब्सिडी का भुगतान। सब्सिडी का भुगतान हमारा राजस्व व्यय का एक एग्जाम्पल मान सकते हो।
ठीक है। तो राजस्व व्यय से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा अपनी नई जो हमारी परिसंपत्ति है उसको बनाए बिना मौजूदा जो परिसंपत्ति उसके प्रबंधन और दैनिक जो संचालन है उसके लिए किए गए खर्च से इस तरह की जो खर्च है हमारे या व्यय होते हैं ये अल्पकालिक और आवर्ती प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हो आप, वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन, प्रशासनिक व्यय, या पर इसमें जो राजस्व व्यय इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे जो राजस्व व्यय हैं इनमें कौन कौन से यहाँ पर जो ये हमारे कौन कौन से आवर्ती जो हैं आवर्ती अल्पकालिक जो व्यय हैं शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वेतन, सब्सिडी, ठीक है, ब्याज और भुगतान, पेंशन, प्रशासनिक व्यय, ये सब हमारे यहाँ पर शामिल होते हैं। आपसे बोल देगा पेंशन इसमें नहीं होता है तो क्या गलत हो जाएगा? पेंशन भी यहाँ पर हमारा जो अल्पकालिक जो आवर्ती जो यहाँ पर व्यय है इसमें आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हमारे यहाँ से बी, यहाँ से सब्सिडी का भुगतान आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर, भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण जो हमारी इरेडा है इसके संबंध में आपको विचार करना है। ठीक है, ये बीमा क्षेत्र के ग्राहक को संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ठीक है, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरा, ये विशेष रूप से जीवन बीमा जो कंपनी है उसको विनियमित कर रहा है ताकि जो हमारे जो समान बीमा कंपनी है उसके सेबी जो यहाँ पर विनियमित किया जा सके। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। देखो ये क्या है, ये हमारा जो भारत में जो जीवन और समान जो गैर जीवन जो कंपनी है इनके लिए एकमात्र विनियामक प्राधिकरण भारतीय जो हमारे प्रतिभूति बोर्ड विनिमय सेबी है। ठीक है, इसके स्टॉक एक्सचेंज और संबंधित जो संस्था है इसके प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना और बीमा कंपनी की देखरेख नहीं करना यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, ये बोला देखरेख करना तो यहाँ पर बीमा कंपनी की देखरेख शामिल नहीं होगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला सिर्फ हमारा करेक्ट है तो आंसर होगा 13 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, 14 है केंद्रीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, आपने भी सुना होगा तो प्राथमिक केंद्र हमारा जो बजट होता है उसमें प्राथमिक घाटा का उपयोग क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसको? ये देखो प्राथमिक घाटा जो हमारा होता है ये केंद्रीय बजट में प्राथमिक घाटा पिछले जो उधार है उस पर ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे का प्रतिनिधित्व करना, ये हमारा क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका ए नंबर, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का अंतर बोल सकते हो एक तरह से हिंदी में सॉफ्ट तरीके से। ठीक है, ये सरकार की जो उधारी आवश्यकता है उसको पूरी तरह से यहाँ पर क्या मौजूदा जो खर्च है उसके लिए यहाँ पर निर्धारित करता है, जिसमें मौजूदा जो ऋण है उसकी सेवा को बोझ यहाँ पर शामिल नहीं करती है। ठीक है, प्राथमिक घाटा इक्वल राजकोषीय घाटा, ठीक है, माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, माइनस ब्याज भुगतान, ये चीज़ आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, प्राथमिक घाटा यहाँ पर ये हो गया और बराबर हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस आपका ब्याज भुगतान। ठीक है, ये लिख सकते हो नोट करके आप। आगे देखते हैं यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दे रखा है। जेंडर बस्टिंग का ध्यान यहाँ पर लैंगिक जो समानता है उस पर सार्वजनिक व्यय और नीति के प्रभाव को विश्लेषण करने के लिए केंद्रित होता है। ठीक है, तो 15 का हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जेंडर बस्टिंग में सभी सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए पूरी तरह से अलग बजट यहाँ पर शामिल होता है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। पहला स्टेप हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, दूसरा यहाँ से हमारा गलत होगा क्योंकि जेंडर बस्टिंग में महिलाओं के लिए अलग से बजट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना है आपको पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बजाय इसका उद्देश्य सार्वजनिक संसाधन का आवंटन जो सभी लिंक जो जरूरत है उसके हितों को समान रूप से यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी नंबर स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा 15 का। 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करने, कथन 1 और कथन 2, शून्य आधारित बजट में पिछले बजटों पर विचार किए बिना शून्य आधार पर शुरू करके यहाँ पर सभी जो व्यय हैं उसको यहाँ पर उचित ठहराना आवश्यक होता है। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका रहेगा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शून्य बजट आधारित जो हमारी ऐसी विधि है जहाँ प्रत्येक नई बजट जो अवधि होती है वो शून्य आधार पर शुरू होती है। किसी संगठन में प्रत्येक कार्य की जो उसकी आवश्यकता है उसके लागतों के लिए यहाँ पर इसका विश्लेषण किया जाता है और पिछले जो बजट हैं उसके बावजूद जो हमारी प्रत्येक नई अवधि उसके लिए पर सभी खर्चों को उचित ठहरा जाता है। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, इससे अनावश्यक व्यय समाप्त हो जाते हैं और समाप्त करने में मदद मिलती है या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होता है। राइट, तो सेकंड वाला भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखो ये इसी की बात कर रहा है। देखो ये इसने बजट की बात बताई और बोला इसी से हमारा ये होता है, मतलब इसी पॉइंट से हमारा ये पॉइंट बता रहा है कि इससे ये चीज़ होती है। तो हमारा दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट भी और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 है अमेजन वर्षावन में मीथेन चक्र को पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैश्विक आर्द्रभूमि मीथेन उत्सर्जन का 1/3 से अधिक हिस्सा अमेजन बाढ़ मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के कारण होता है। ठीक है, 17 का क्या होगा?
पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि शोध के अनुसार अमेजन बाढ़ के मैदान वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वैश्विक आर्द्रभूमि में मीथेन के उत्सर्जन में 29% का योगदान देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला था कितना 1/3, ठीक है, तो गलत हो गया, कितना 29% का यहाँ पर ये योगदान देते थे। ठीक है, मीथेन उत्सर्जन का। आगे है गर्म शुष्क परिस्थितियों में ऊंचे वन क्षेत्रों की मृदा में मीथेन का अवशोषण बहुत कम हो जाता है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि अध्ययन में पाया गया था कि जो अमेजन की ग्रीष्म हमारे शुष्क परिस्थिति हैं उनके दौरान क्या है, जो ऊंचे हमारे मृदा है, मीथेन का जो हमारा अवशोषण होता है, ठीक है, वो कितना होता है, ये हमारा 70% तक यहाँ पर कम हो जाता है। राइट, 70% तक कम हो जाता है, जो मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए उसकी क्षमता को दर्शाता है, कमी को। ठीक है, तो सेकंड हमारा करेक्ट होगा, पहला गलत था। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल 2 बी। 18 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का पर मंजूरी दी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, न्यूज़ में था करंट में। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 18 का। यहाँ से एक तो आपका पहला मराठी, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा पाली, चौथा आपका हो जाएगा बंगाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1, 2 और 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ मैंने आपको जो कल्चर का PT 365 था वहाँ पे मैं डिस्कस किया, सेम चीज़ बताया मैंने आपको। तो PT 365 आप देख सकते हो। देखो, जब मैं टेस्ट कराता हूँ, जो कुछ क्वेश्चन फंसते हैं या कुछ आपको पॉइंट नहीं समझ आता, वो मैं PT में कवर करा चुका हूँ। सब पूरी मैगजीन इकोनॉमिक की है, ठीक है, और कल्चर की है, प्लस जो राज्य व्यवस्था पॉलिटी वो भी है, बाकी और भी जो रहेंगे वो मैं आपको यहाँ से कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वो जब यहाँ पे जाके कवर कर सकते हो जो आपको टॉपिक नहीं समझ आते हैं तो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 18 का। 18 का आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 4 डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU के जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये ITU मानकीकरण कार्य का शासी सम्मेलन है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ किया जाता है। ठीक है, 19 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ये सम्मेलन जो होता है वार्षिक तौर पर आयोजित नहीं किया था, इसके बजाय यहाँ पर जो दूरसंचार मानकीकरण है उसके लिए रणनीतिक दिशा जो नीतियाँ हैं निर्धारित करने के लिए यहाँ पर प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित करती हैं। तो हमारा क्या 1 वर्ष में नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, WTSA मतलब यहाँ पर जो हमारा मानकीकरण जो सभा है विश्व संचार की, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार यहाँ पर क्या है, पहली बार था जो दिल्ली में यहाँ पर आयोजन इसका किया गया था, भारत और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल 2 बी। ITU जो हमारा है, ये ITU मतलब इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1865 में। ठीक है, 1865 में इसकी स्थापना हुई थी और 1947 में ये जो संयुक्त राष्ट्र UN इसकी एक विशेष एजेंसी भी बन गई थी जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पर केंद्रित है। ठीक है, याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? बी। आगे देखते हैं 20 नंबर, हाल ही में समाचारों में रहा जो ABHED किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है हल्के बुलेट प्रूफ यहाँ पर जैकेटों से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? रक्षा अनुसंधान हमारा जो विकास संगठन है DRDO और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IT ने मिलकर इसे अत्याधुनिक तौर पर यहाँ पर निर्माण किया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था स्टेटमेंट देके, एक तो ये पूछता हल्के बुलेट, क्या ये हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट है? पहला स्टेटमेंट। दूसरा दे सकता था कि ये हमारा DRDO द्वारा यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, या बोल सकता था IT दिल्ली द्वारा यहाँ पर ये विकसित किया गया, तो गलत हो जाता। ये दोनों मिलकर बना IT दिल्ली प्लस आपका जो DRDO है, ये दोनों साथ में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर यहाँ से हमारा हो गया A20 का। ठीक है, बाकी देखो जो हमारा टेस्ट नंबर 29 हो गया, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पर टेस्ट नंबर 30 रहेगा। ठीक है, उससे पहले हमारा जो मिनी टेस्ट रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे और जो हमारा दृष्टि का 9 नंबर टेस्ट था वो भी मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी टेस्ट है मैं आपको एक एक करके सीरियल से सब कराता रहूँगा और जो PT 365 है वो भी आने वाली हिंदी की, वो भी अगर आ जाती है इवनिंग तक तो मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करा दूँगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और जो टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे सर्च करके जो नाम नीचे शो हो रहा है इस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। वहाँ पे कुछ अपडेट जो रहता है डेली करंट अफेयर्स कुछ रहता है तो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।